नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं इस बार एक नए अंदाज में। नए अंदाज इसलिए दोस्तों कि आपको पता होगा कि भारत में जब सिर्फ रेडियो और दूरदर्शन हुआ करता था और दूरदर्शन में भी सिर्फ फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, चित्रहार या फिल्म ही आया करती थी और उसके अलावा जरा सोचिए भी काफी शिद्दत से लोग देखते थे। तो तब दूरदर्शन पर शुरुआत हुई सीरियल्स की और उसी में एक सीरियल आया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और वो इतना फेमस हुआ कि जब अगर कोई बढ़ चढ़ के बातें करता था ना, अपनी औकात से भी बढ़कर बात करता था, वो कहते देखो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो वो एक किंवदंती बन गई और आज उसी किरदार को निभाने वाले रघुवीर यादव जी हमारे साथ हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। और वो आज भी उतने ही एक्टिव हैं, उतने ही जवान हैं जितने तब थे। और आजकल उनका नेटफ्लिक्स प्राइम अमेजोन प्राइम पर जो सीरियल आया हुआ है पंचायत, वो भी खूब चल रहा है। तो रघुवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हम जी, सच में धन्य हो गए कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, तो रघुवीर जी थोड़ा सा अपने बचपन से शुरुआत करते हैं ताकि ये हम एक गपशप का रूप रखेंगे। इसको हम इंटरव्यू के टाइप में नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। ताकि कुछ जी अनछुई अनकही और अंदर की बातें भी हों। और आपका जी तो जो अंदाज है कहने का, उसका आनंद ही अलग आएगा। हाय हाय जी तो क्या बचपन से शुरू किया जाए? हाँ, हाँ, कुछ जिंदगी तो बचपन से ही शुरू होती है। तो जी तो मुझे जो एक्चुअली जो याद है कि मेरी जिंदगी शुरू कैसे हुई। जी मैं बिल्कुल बज्जर बज्जर देहाती हूँ, किसान हाँ का बेटा हूँ। और जी अ, हमारी जो नाना जी की बहुत सारी जमीन थी। मैं जबलपुर का हूँ, ताल्लुक मेरे जी जबलपुर जी से है। और अब तो जहाँ पहले रहते थे वो तो शहर पहुंच गए, वहां तक पहले नहीं तो बिल्कुल गांव था। जो एक ट्रेन बीच में से जाया करती थी और बस भी मेन रोड था, वहां से पूरे दिन में 2-4 बसें या ट्रक जाया करता था, बाकी कुछ नहीं था। ओके और हमारी वहीं पे आधारताल एक जगह है, वो मेरी पहली याद है। मेरा म्यूजिक से दरअसल मेरा म्यूजिक से ताल्लुक है। एक्टर तो मैं बाद में बन गया, एक्टिंग मेरे गले पड़ गई, इसलिए मैं एक्टिंग करने लग गया, लेकिन मेरा म्यूजिक से ताल्लुक था। अब म्यूजिक अच्छा से कैसे ताल्लुक हुआ म्यूजिक से, कि वो जो आधारताल मैंने जगह बताई, वो एक तालाब है और वो तालाब के किनारे एक टीला था। टीले पे हमारा मकान था, जो सिर्फ हमारा एक ही मकान था उस पूरे इलाके में, और पीछे सब अच्छा जमीन खेती वेती होती थी। हम्म, तो तो हम बचपन में मेरे होऊंगा मैं करीब 3.5 4 साल का, बस इससे ज्यादा नहीं था। तो अच्छा उस वक्त वो खेतों की मेड़ के ऊपर से एक पापड़ वाला निकलता था, हम्म। पापड़ पापड़ बेचते हुए। तो वो चिल्ला के आवाज लगाता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, अच्छा मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। हम उसको बुलाते थे, "ए, पापड़ वाले आओ।" अब वो आता था बेचारा और पापड़ देता था, हम खरीदते होते थे, और पापड़ बेच रहा होता था, और बीच बीच में बस वो गाता रहता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का हम्म, पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर वो देख कर चला जाता, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, निकल जाता था, और मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहा। अच्छा, बस मैं तो वो संगीत आपके जहन में बन गया। बस कि वो जो पापड़ मैं दिन भर घर में बेचता रहा, उसके बाद शुरू कर दिया वो पापड़ बेचते बेचते। फिर वहाँ उन दिनों तो भिखारी, भीख मांगने वाले और सब्जी बेचने वाले, चूरन बेचने वाले सब सुरीले हुआ करते थे। ये अच्छा 50 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं, 50s की। तो बस वो मेरे अब वो आदत पड़ गई, मैं गाता रहता तो पापड़ कई तरीके से बेचता रहता था, कि नजदीक किसी को देना है तो मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर एक सूरदास जी निकलते थे वहां से, तो वो हम्म। उनको अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रखते थे, और वो पीछे पीछे उसके गाते जाते, तो उनके पीछे पीछे चला जाता था। वो अच्छा एक भजन गाते थे, रस खान का था वो,
कि आजू गई होती वो रहियो रस खान रही कभी नंद के वो नहीं वाको जियो जुग लाख करो रही जसमती को सुख जात कयो नहीं। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भोए बनाए बनाए ठिठो नहीं डारी हमें निहारती आनन भारत जो चुचकारत छू नहीं। दूध भरे अति शोभित समझू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनिया कटी पीरी कछोटी। और बादशाह भी को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बस ऐसे ही संगीत दिमाग में घुसा। फिर रामलीला रासलीला रामलीला देखने जाते तो बड़ी मार पड़ती थी, तो वो उस वहां भी बड़े सुरीले लोग हुए करते, वही कुछ याद कर तो लेता था। रघु भाई, जब आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में हो गया तो आपके घर वालों ने आपको लगा कि भी घर वाले आप इससे थोड़े से खफा हैं या वो पढ़ाई की तरफ ले जाना चाहते हैं आपको? नहीं नहीं, क्योंकि नाना जी ने एक मंदिर बनवाया था वहीं पे, और मंदिर में भजन मंडलियां ये सब आया करती थी, तो उनके साथ तो गाते थे, वो तो ठीक था। लेकिन जैसी पढ़ाई मेरी शुरू हुई, जब पहली क्लास में मेरा नाम लिखा, तब से आफत आ गई। और उसके बाद फिर बस यही कि पढ़ने लोग शिकायत पिताजी को, और उनको परवाह नहीं थी कि मैं गाता रहता था, कहीं चला जाता था। वो पहले लाउड स्पीकर, वो क्या ग्रामोफोन होता था, वहां जाके किसी जब कभी बाजार जाता था, वो जो लाउड स्पीकर वाली की दुकान थी वो बुला लेता था, माइक लगा देता, हम उसमें गाते रहते थे। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रहे, हम रह गए अकेले। कुछ उस वक्त के अच्छा। मिल के बिछड़ गई अखियां, हाय रामा मिल के बिछड़ गई अखियां, तो इस तरह के फिल्मी गाने फिर गाता रहता था। जैसे ही पहली क्लास में मेरा नाम लिखाया गया, बस आफत आ गई। फिर तो मेरी आदत थी कि 24 घंटे में गाता ही रहता, पढ़ता भी था तो गा गा के पढ़ता था मैं। अच्छा। हाँ, तो बस उनको लगे कि बस ये, और जो हमारे चचा ये लोग ज्यादा शिकायत करते थे, जो रिश्तेदार हैं, कि वो गाता रहता है और स्कूल में भी गाता रहता है, उधर भी गाता रहता है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है ये। खैर जी, उसकी वजह से तो मेरा गाना वाना बंद करवा दिया, पिताजी गाने नहीं देते थे। तो मैं क्या करता था, बैलगाड़ी लेके चला जाता था, भैंसे चराने चला जाता, तो वहां कौन रोकने आएगा, भैंसे चराने में भैंस और मैं गाता रहता था। तो अच्छा। ये सिलसिला चलता रहा। फिर अब वहां पे बात आई कि साइंस ले लिया मैंने, क्योंकि साइंस लेने से ये होता था कि नौकरी अच्छी मिल जाती, और हम बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, तो ये था कि बाकी और कोई फायदा नहीं था, सिर्फ नौकरी के लिए साइंस मैंने ले ली। साइंस ली, और साइंस में वो कख समझना है कि क्या होता है, बस वो रट्टे मार मार के मैं 11वीं तक पहुंच गया। उन दिनों मैट्रिक हायर सेकेंडरी 11वीं हुआ करती थी। 11वीं तक पहुंचा, और 11वीं में जब पता चला कि मैं फेल होने वाला हूँ, तो रिजल्ट, हाँ जी, एक रिजल्ट से एक दिन पहले मालूम तो था कि फेल हो जाऊंगा, लेकिन रिजल्ट कल आने वाला, और आज बस लगा कि शर्मिंदगी से मुंह कैसे दिखाऊंगा घर वालों को, मोहल्ले को, और सब लोगों को। तो क्यों, उससे पहले कभी फेल नहीं हुआ था मैं। तो मेरा एक दोस्त था जो प्रोफेशनल भगोड़ा था, जो महीने में 3-4 बार भाग जाता था। तो वो शाम को वहीं मेरे, जहाँ वो स्कूल था, स्कूल का नाम लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन है मेरे स्कूल का, और लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, उनकी स्मृति में मेरे नाना जी ने वो स्कूल बनवाया था। तो मैं बस वहीं बैठा हुआ था कि किया जाए। तो वो पहुंच गया बंदा, और ढूंढते ढूंढते मुझे, क्योंकि उसका भी रिजल्ट निकलने वाला था, वो भी मेरे क्लासमेट ही था। तो पूछा क्यों बैठे हुए, मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा, फेल हो जाऊंगा, मैं करूं क्या। तो कहने लगे कि अच्छा क्या करोगे। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, भाग जाऊं कहीं। तो बोले भागोगे। तो मैंने कहा भाग ही जाऊंगा, और क्या करूं, क्या मैं कैसे कल मुंह दिखाऊंगा। तो चलो मैं भाग रहा हूँ आपके साथ। तो बस उसके साथ वो पिताजी की जेब से अपने कहीं 150 रुपए निकाल के लाए, और हम भाग लिए। रात को पहली दफा मैं ट्रेन में बैठा, और ट्रेन में बैठकर सीधे हम ललितपुर पहुंचे। वहां एक नाटक कंपनी चल रही थी, पारसी थिएटर, हाँ, यन्नू कपूर के फादर की नाटक कंपनी थी। तो हमने रात को वहां नाटक देखा, और देखने के बाद हम वहीं जाके कहीं बस स्टैंड पे सो गए, और सोने के बाद दूसरे दिन उसके फूफा जी वहां रहते थे, वहां रहे। तो 3-4 दिन हम वहां रहे, और रहने के बाद उसको तो भागने की आदत थी, फिर छोड़ के चला गया मुझे वहां से। तो मैं अकेला पड़ा। तब मैं पहुंचा फिर नाटक कंपनी में, और कहा कि
मुझे काम चाहिए क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा दोस्त छोड़ के भाग गया है और मैं, तो उन्होंने कहा करते क्या हो? तो मैंने कहा जी गाना गाता हूँ। तो उन्होंने कहा सुनाइए। तो मैंने उनको सुना दिया गाना कि बदली तेरी नज़र तो नज़ारे बदल गए, ये चाँद ये सितारे बदल गए। तो कहने लगे गाते तो सुरीले हो भाई तुम्हारा, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ बड़ा खराब है। हाँ, तो मैंने उनसे कहा जी तबले पे गाऊँगा तो ठीक हो जाएगा। मुझे लगा तलफ़्फ़ुज़ का मतलब तबला होता है। तो खैर वो सारे हँसने लगे। तब उन्होंने बताया तलफ़्फ़ुज़ का मतलब बेटा उच्चारण होता है। तो खैर जी मैंने कहा कि कर लीजिए, मैं अपना ठीक कर लूँगा उच्चारण। तो खैर उन्होंने मुझे ₹2.50 में उस नाटक कंपनी में रख लिया और मैं 6 साल बिल्कुल खानाबदोशों की तरह उस नाटक कंपनी में गाँव-गाँव जाके हम शोज़ करते थे, 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने, और हमने 6 साल उसमें गुज़ारे और इतने मज़ेदार वो दिन थे कि मिलते तो ₹2.50 कहने को थे, लेकिन मिलता ₹1.5 और ₹1 ही था। तो घर जाते थे वहाँ कभी-कभी? जी? घर जाते थे कभी-कभी उस 6 साल हाँ, के एक दौरान? बार गया था बीच में, एक बार गया था बीच में घर में। अच्छा। और उसके बाद जब घर गया मैं वहाँ तो सब नाराज़ तो थे, लेकिन नाराज़गी ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। तो मैं बस वहाँ पान की दुकान पे बाहर एक दिन आया, खड़ा हुआ था, तो मेरे चचा के बेटे वो आ गए, बेटे आए और मुझे देख के कहने लगे, "अच्छा लौट के आ गए? हमने तो सोचा था कि अब लक्ष्मी टाकीज़ के पर्दे पे दिखाई दोगे।" तो अच्छा। लक्ष्मी टाकीज़ सबसे जो खटमल टाकीज़ कहते थे, वो लक्ष्मी टाकीज़ जो थी वहाँ की, उसने वो नाम ले दिया। तो मुझे फिर शर्मिंदगी हुई। तो मैंने तय कर लिया कि अब जब भी आऊँगा लौट के तो कुछ बन के ही आऊँगा। वाह! हुँ, हुँ। उसके बाद मैं फिर उसी रात में फिर चला गया। फिर नाटक अच्छा। कंपनी में आया, हाँ जी। और नाटक कंपनी में आया, उसके बाद मैं फिर तकरीबन बीच में गया लेकिन 1 आध दिन के लिए जाता था, लौट आता था। मैं तकरीबन 20 साल के बाद तब गया जब मुझे मैसी साहब में इंटरनेशनल अवार्ड मिला तब। अच्छा, तब तक गए नहीं घर आप? जी? तब तक गए नहीं घर? नहीं, 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 वही नाटक बीच में एक बार आया था और मैं हायर सेकेंडरी का फिर एग्ज़ाम देके गया था। ओके। तो मैंने पान की दुकान खोल ली थी, घर-वर नहीं जाता तो पान की दुकान खोल ली थी, वहीं से मैंने वो पैसे इकट्ठे किए पान की दुकान से और मैंने हायर सेकेंडरी, फिर मैंने साइंस थी, फिर आर्ट से मैंने किया और मैं एग्ज़ाम पास हो गया और फिर उसके बाद मैं सीधा वहाँ से आया। तो उसी उसी दौरान फिर मैंने प्रेस में भी काम किया क्योंकि पान की दुकान थी तो फ़ादर को बड़ा एतराज़ था कि किसी ने ये काम नहीं किया, ये पान की दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो मैंने फिर प्रेस, एक नर्मदा ज्योति एक प्रेस था, वहाँ काम किया। तो वहाँ कंपोज़, अच्छा। पहले वो कंपोज़ किया करते थे वो हुँ, लेटर। हुँ, 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 हुँ। हाँ, वो ट्रॉली होती थी और वो उसमें तो आप कंपोज़। 11वीं पास हैं या ग्रेजुएशन भी करा आपने? नहीं, नहीं, ग्रेजुएशन नहीं किया। अच्छा। 11वीं काफ़ी था, मतलब वहाँ पे फिर उसके बाद आया मैं लौट के, पास होने के बाद तो फिर नाटक कंपनी में रहा। उसके बाद नाटक कंपनी खत्म हो गई, मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ से मालूम पड़ा कि कोई एनएसडी है जो थिएटर सिखाती है। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ फिर गया मैं और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर बस रास्ता वहाँ से मिल गया। तो तो 3 साल रघु में भाई, वहाँ अगर आप रघु भाई कलाकार नहीं होते तो कभी सोचा क्या होता जीवन में, क्या बनते? भैंस चराया करते, मैं भैंस ही चरा रहा होता लेकिन कलाकार कैसे नहीं होता। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि अब तो ये सोच ही नहीं सकता कि क्या हो, ये होता तो क्या नहीं होता। फिर मुझे और लोग दिखाई देने लगे, हो सकता है वो नरेश होता जो भाग घर से ₹150 जैसे पिताजी की जेब से निकालते तो भाग-भाग जाता था, या तो वो कर रहा होता मैं। लेकिन हुँ, हुँ। क्या है, आ जो रहा है, अगर आप एक नियत बना लें तो ईश्वर रास्ता दिखाई देता है। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, अच्छा, अगर रघु अगर मैं रघु भाई। ना चाह अगर मैं ना चाहता कि मैं कलाकार ना बनूँ या म्यूज़िशियन ना बनूँ, तो शायद भटक जाता। लेकिन जब मैंने सोच ही लिया, तो फिर जी। या तो म्यूज़िशियन होता या वो होता। तो रघु तो भाई, रघु भाई 4 साल की आपकी उम्र में। कला है, ये आपके लिए साधना है या रोज़ी-रोटी है, आजीविका है? क्या समझते हैं आप इसको? आजीविका तो कतई नहीं है जी। आजीविका में तो विश्वास ही नहीं करता। हुँ, आजीविका पे विश्वास करता तो मैं पारसी थिएटर में 6 साल थोड़ी होता। जी। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। मुझे मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे नेचर की ज़रूरत है, मुझे म्यूज़िक की ज़रूरत है, मुझे इस तरह का वो पढ़ने-लिखने की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। और पारसी थिएटर में ही होता था कि सीखने को अगर मिलता रहे तो मुझे नहीं चाहिए रोटी भैया। जब तक मतलब साँस चल रही तो मैं सीखता रहूँगा। मुझे रोज़ी-रोटी कभी परवाह ही नहीं थी।
वो 1.5 रुपए 8 आने मिलते थे, हम 4 आने का आटा लाते थे, 4 आने का टमाटर लाते थे और टमाटर की कुछ चटनी जैसे बना के और 8 आने का जो आटा लाते थे 4 आने का, उसमें 2-4 रोटी बना के आधी खा लेते तो आधी पेड़ पे रख देते थे वहां पे। और वहां पे कुछ बच्चे जुआ खेलते थे, जब वो हार जाते उनके पास खाना नहीं होता तो हमारी रोटी चुरा के खा जाते थे वो। तो रघु भाई, आपने तो इतने सारे ये पात्र निभाए हैं पर्दे जी, पे, थिएटर में। जी। कभी ऐसा लगा कि किसी पात्र ने आपके निजी मनोभाव को प्रभावित किया हो या लंबे समय तक दिमाग पे छाया रहा हो वो पात्र? कई बहुत सारे हैं, बहुत सारे, कोई एक नहीं है, बहुत सारा। वहाँ एक तो लैला मजनू से मैं काफ़ी वो था, कि ये जो मोहब्बत जो इश्क है, वो सिर्फ़ इश्क वो वाला इश्क नहीं जो आजकल इश्क जिसको कहते हैं। इश्क किसी इश्क म्यूज़िक से भी हो सकता है, इश्क पेड़-पौधों से भी हो सकता है, इश्क अपने काम से होता है। इश्क का मतलब काम, जिस जो जो आपको है उसमें अगर दीवानगी और ये आ जाए, वो इश्क है। जी। तो वो मैंने वहाँ पारसी थिएटर में सीखा कि अगर आप जो करना चाहते हो उससे इश्क करने लग जाएँ, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको भटका दे। तो बस उसी रघु भाई, आपका इश्क म्यूजिक से था, और जो जी, दूसरा इश्क, जो इश्क की आम परिभाषा है, उसके बारे में आपका पहला इश्क कब हुआ, ये भी तो बता दीजिए जरा। ये पहला इश्क एक मैं वहीं हुआ था क्या इसमें पारसी थिएटर में जब था, अच्छा। तो हाँ, तो बड़ा दूर-दूर का इश्क था कि नदी नदी के उस तरफ वो थी, वो बकरी चराया करती थी, मैं नदी के इस तरफ था, नहाने जाया करता था, कपड़े-वपड़े धोता रहता था, वहाँ से वो गाती थी, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पहली दफ़ा उस तरह का इश्क तब हुआ मुझे। कितने, कब की बात है ये? ये वहीं पारसी थिएटर में था उस वक़्त में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कभी तो इजहार नहीं किया? ये नीमच की बात है। अच्छा। नीमच एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ की बात है हम्म। ये। तो उसके तो बाद कभी क्या हुआ, बात। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद बस वो अच्छा वो गाना मैं भी गाता था, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो वो नदी को उस तरफ से गाती थी, फिर वो कभी ये एक दिन देख लिया कि शो देखने भी आई हुई नाटक, तो मैंने भी गा दिया। बस इतना ही इश्क था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम ट्रक लेके चले गए और वो बकरियों को लेके कहीं पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी, हम ट्रक में बैठ के चले आए और बस खत्म हो गया। और वो इश्क ऐसा था कि इश्क ही है वो। अच्छा। वाह भाई जी। वाह। तो हाँ, वो कभी नहीं भूल सकता मैं, वो वाला इश्क। हम्म। वो बिल्कुल ओके। बड़ा रूहानी सा इश्क था वो। और पहली दफ़ा इश्क की जो जो परिभाषा मुझे वहाँ से समझ आई कि आप जो चाहते हैं, अगर उससे इश्क करने लग जाएँ तो फिर मैंने हम्म। म्यूज़िक और ये सब, क्योंकि वहाँ से हटा तो फिर मैं म्यूज़िक में डूबा और ये थिएटर में और एक्टर की ज़िंदगी में डूबना शुरू किया मैंने। नहीं तो तो आप 4 साल से गाना शुरू कर दिया, तो आप गायक क्यों नहीं बने? सिर्फ एक गाना आपने पीपली लाइव में गाया है, महंगाई में। जी, जी। उसकी ये वजह है कि जब मैंने देखा कि एक्टर की ज़िंदगी क्या है, हम्म। तो मुझे म्यूज़िशियन से ज़्यादा मुझे एक्टर की लाइफ़ में मज़ा आने लग गया। और उसकी वजह ये था कि अगर मैं म्यूज़िशियन बनता तो सिर्फ़ म्यूज़िक से ही मेरा ताल्लुक रहता। अभी एक्टर बना तो मुझे दुनिया की हर चीज़ से उससे मुझे वाकिफ़ होना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा मुझे। चाहे वो म्यूज़िक तो एक है ही उसका हिस्सा। बाकी और चीज़ें, आपको बाकी सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको घर की सफाई करना भी आना चाहिए, आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, आपको कपड़े धोना भी आना चाहिए, आपको कारपेंटरी भी आनी चाहिए, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ये मैंने आके वहाँ जब मैं आया एनएसडी में मेरा एडमिशन हुआ और अलकाई साहब ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं तो हम्म। सब कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे स्टेज क्राफ्ट में डाल दिया। अच्छा। वहाँ वहाँ तो फिर वो सीनिक डिज़ाइनिंग और कारपेंटरी और ये सब कुछ जो मुझे मिला मैं सब सीखता रहा। फिर पपेट और ये वो सब कुछ करता रहा। तो तो अच्छा रघु इस भाई, आजकल तो जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हम देख रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के नए साधन तो खुले हैं सामने हमारे, पर बड़ा कभी-कभी लगता है वो सब चीजें जो वर्जित थी हमारे यहाँ पे भारतीय समाज में या थिएटर जी, में, जी। वो सब भी दिखाई जाने लगी हैं। मतलब हाँ। भाषा के स्तर पे जी। इतना ज़्यादा वो हुआ है, तो दूसरी तरफ आपका पंचायत सीरियल है, साफ-सुथरा, कोई भाषा के स्तर पे अच्छा लगता है, बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं हम लोग। जी। तो इस बारे में बताइए, क्या किस दिशा में जा रहे हैं हम? जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ उस दिशा में। जी। मैंने तय कर लिया। मैं तो शुरू से ये जो कमर्शियल लफ्ज़ है, कमर्शियल फ़िल्में जिस तरह की
उस वक्त उस वक्त से मैंने तो हमेशा एक मीनिंगफुल सिनेमा, और लोग ये कहते थे कि ये आर्ट सिनेमा है, ये पैरेलल है, ये कॉमर्शियल है। मैंने कभी नहीं माना। मैं तुम्हारी या तो अच्छी फिल्म होगी या बुरी फिल्म होगी, अच्छा सिनेमा होगा या बुरा सिनेमा होगा। तो मैं अच्छी सिनेमा, मेरे उसमें ये था कि जिसमें कुछ करने को हो। मैं तो सिनेमा में जाना ही नहीं चाह रहा था। ये तो मैं वहीं एनएसडी में मैं 10 साल रेपर्टरी में था। एनएसडी 3 साल करने के बाद 10 साल रेपर्टरी में था। उसके बाद मैं वहीं था, दिल्ली में ही था, और दिल्ली में ही मैंने मैसी साहब की, दिल्ली में रह के मैंने सलाम बॉम्बे की, दिल्ली में रह के मैंने सही परांजपे की, दिशा और 3-4 फिल्में की। तो मैं वहीं रह रहा था। ये बाद में थिएटर पे जो फिर बाद में थिएटर में मीडियोकर लोग घुस गए, तो वहां से फिर धीरे-धीरे फिर ये टेलीविजन आ गया। तो टेलीविजन फिर फैक्ट्रियां खोल ली, तो उसके बाद तो फिर वो थिएटर तो बिल्कुल उसका एक वक्त में डाउनफॉल सा आ गया था। थिएटर से लोग ताल्लुक नहीं रख रहे थे। जो दीवानगी और जो जुनून थिएटर के लिए था वो धीरे-धीरे खत्म हो गया। फिर लोग बस कि टीवी पे आ जाएं, दिखाई दे जाएं, और बस ये सब चल रहा था। तो रघु भाई एक बात बताओ आप, कि आपने बोला कि थिएटर तो अब खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे जहां तक जान पड़ता है कि आपका थिएटर ग्रुप भी है, और उसके अलावा आप कमर्शियल फिल्में भी बहुत कर रहे हैं। अगर आपके सामने संजय लीला भंसाली की फुली कमर्शियल मूवी का ऑफर हो और दूसरी तरफ एक प्योरली आर्ट मूवी का ऑफर हो, तो आप किसको पसंद करेंगे? आर्ट मूवी का ऑफर। अच्छा जी, आर्ट नहीं, जो अच्छी मूवी है। ये कमर्शियल जो क्या है कि उसमें सजावट इतनी होती कि ये जो एक तो क्या है, जो रूह है वो गायब हो जाती है। इसलिए आजकल का म्यूजिक भी इतना मशीनी सा हो गया है, इतना सिंथेटिक सा हो गया है। तो वो सिंथेटिक कामों पे मैं यकीन नहीं करता। इस वजह से मैं बचा रहा। अभी तक मेरी कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए कि ये जो जिसको कमर्शियल कहते हैं उस तरह की उसमें मेरा दखल रहा हो। मैंने अगर तो रघु भाई अगर संगीत इतना ही रूह को छूता है, जरा कुछ बजाकर तो सुनाइए हमारे दर्शकों को। गा के तो सुना दिया मैंने, पापड़ तो भेज बजा दिया। के भी सुना दो ना, कुछ बजा के भी सुना दो गिटार मेरे पास रखे ये हैं, है, ये मैंने बाद में यही बॉम्बे में शुरू किया था। ये तो क्लब 60 की है। वाह भाई वाह वाह, यही बांसुरी आपने क्लब 60 मूवी में भी बजाई है? उसमें बहुत बांसुरियां थी। वो हाँ, मैं तो बस ये एक्चुअली ये खुद भी बनाता ही रहता हूँ। मुझे बनाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, वाह। तो स्टेज क्राफ्ट से ये फायदा हुआ कि ये भी कुछ वैसे ही, जहां भी जाता हूँ शूटिंग करने, तो मुझे मेरे लोग पीछे लगा देते हैं कि देखो कहीं जंगल में भाग ना जाए। तो वहां से बैम्बू काट वाट के ले आता हूँ, फिर घर में आके उनको सुखाता हूँ, मेरे से सब करता रहता हूँ। अच्छा, खुद ही बनाते हैं ये बांसुरियां? हाँ, खुद ही बनाने लग गया हूँ। बड़ा मजा अच्छा। आता है। और मैं कई तरह की तो लोगों को भी बनाना आता है आपको क्या? लोगों नहीं, वो नहीं कर पाता। अच्छा। लोगों को नहीं बना, वो मुझे बना के चले जाते हैं। मैं बांसुरी बनाने में लगा रहता हूँ और वो मुझे बना के चले जाते हैं। तो कोई ऐसा वाकया बताओ जिसका आपको वाकई मलाल हो कि भी ऐसा आपको बेवकूफ बनाया या आपके साथ खेल गए, ऐसा कुछ बताइए। पता नहीं कौन खेल के गया है। अगर किसी ने खेला भी है तो उस खेल से मुझे फायदा ही हुआ है। अच्छा, वो कैसे? जी, कई जैसे अब वही बंदा जो मुझे लेके आया था और मुझे छोड़ के चला गया, ये भी तो एक खेल था जी। कि उस लात छोड़ के वो निकल गया, क्योंकि उसको साथ चाहिए तो वहां लाया, खेल के चला गया वो, तो वो तो निकल गया, वही था और उस खेल का मैंने मजे ले लिए। ठीक बात तो है। ये तो आपको रास्ते भर तमाम उसमें मिलते ही रहेंगे। इस तरह के खेल के लोग चले जाते हैं, और अगर आप उसको खेल समझ लें कि वो खेल के चला गया और आप उस पर नजर रखें, तो ये है कि शायद अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा
किसी को वो नहीं करता, चाहे किसी ने कुछ भी मेरे साथ किया हो, कितनी भी तकलीफ या दुख या जख्म दिए हो, मैं कभी उसका वो नहीं मानता कि भैया ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से शायद ये बांसुरी बनाना भी मैंने सीखा। क्यों जी। जब कोई चोट पहुंचती है, जब कुछ टूटता है, तभी कुछ बनता है। तो बस तो उससे मैं ये तो तो आपको ये लगता है कि ये जो आपको जख्म मिले उसी से आप एक मजे हुए कलाकार बन गए? जी हाँ, और मैं तो जब पारसी थिएटर में था, 10-15 दिन में कोई तकलीफ नहीं होती तो मुझे आज भी वही होता है, मुझे मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कुछ 10-15 दिन में कुछ होते रहना चाहिए, तभी ज़िंदगी चलती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हम्म। गलीचों पे मज़ा नहीं आता क्या? वो गलीचे पे बस कि बिल्कुल ज़मीन छोड़ दीजिए और गलीचों पे चलिए और वहाँ वहाँ कुछ सीखने नहीं मिलता ऐसी जगहों पे। ओके। जी। कि आप बिल्कुल आरामदेह ज़िंदगी गुज़ार के आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और ऐसी आदत पड़ गई है और इतना कुछ पड़ा हुआ है सीखने के लिए कि ज़िंदगी छोटी लगती है, वाक़ई। जी। अच्छा, तो आपको अगर दोबारा ज़िंदगी मिले तो फिर उसमें भी कलाकार ही बनेंगे क्या आप? और क्या, अच्छा, यही करूँगा, सीधा है, अगर मिल गई तो यही करूँगा मैं। ओके। क्योंकि इसी ज़िंदगी में बहुत सारी वैरायटी है कि हम सीधा एक उसमें नहीं रह सकते। हमें बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हाथ-पैर मारने में बड़ा मज़ा आता है कि ये भी सीख लेकिन लूँ, वो भी लेकिन आप कभी पेड़-पौधों के आस-पास, पहाड़ों पे, पर्वत पे, पानी के आस-पास कभी नाचते-गाते तो दिखाई दिए नहीं। वो कभी मन में नहीं आया कि हीरोइन के साथ नाचें, गाएँ, डांस करें, कुछ इश्कबाज़ी करें? नकली ये नकली नकली काम नहीं होते मुझसे। अच्छा, वैसे ही पेड़ों-पौधों में मैं जब वहाँ था एनएसडी में था, रेpertory में था, तो जैसे हमारे पास 4-5 हज़ार रुपए इकट्ठे होते थे, मैं पहाड़ों की तरफ चला जाता था। वहाँ जाके अच्छा। बस हाँ, नैनीताल और वो चमोली, टेहरी गढ़वाल और इधर सब जाके वहाँ उस तरह नेचर से मज़े लेता रहा मैं बस, अच्छा जी। ये सब। हुँ, हुँ। ओके। तो मतलब उस तरफ आपका कभी वो रुझान नहीं रहा, हैं? आपने हमेशा से ही कला फ़िल्मों को ही पसंद किया। अच्छा, एक्चुअली एक बात बताइए, एक्चुअली आपने क्लब 60 में शराब पीकर जो सीन किए थे, बड़े ज़बरदस्त सीन किए थे। हुँ, तो वो आप पीकर करते थे या बिना पिए करते थे? कभी नहीं, पी के करेंगे तो क्या मज़ा आएगा? बगैर अ, पिए फिर वो एक्टर कहाँ रहा? हुँ, हुँ, हुँ। तो वैसे वैसे सारे कलाकार आजकल तो ये खूब खुला हो गया, बिना पिए करते हैं या वाक़ई अब सच में पीकर करते हैं? अब पता नहीं भाई बस वो है कि आप किस तरह से कर पाते हैं वो देख लेते हैं, रास्ता ढूँढ लेते हैं और अगर पी के करोगे तो जो वाक़ई है वो नहीं कर पाते। पी के तो फिर वो आपकी शराब भूलने लग जाती है, आपका एक्टर भूलता ही नहीं है फिर उस जगह। आपने सलाम बॉम्बे देखी होगी, जी। मैंने ज़िंदगी में सिगरेट हाथ नहीं लगाई थी, लेकिन वहाँ मुझे ड्रग एडिक्ट्स का कैरेक्टर करना पड़ा, जी, सलाम जी। हाँ, बॉम्बे में। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। तो उसके लिए मैंने नाना से कहा, नाना पाटेकर उनसे कहा कि भैया मैं तो कभी मैं सिगरेट भी नहीं पीता, मैं करूँ क्या? तो हुँ, मुझे हुँ। बीड़ी पिलाई गई, तो बीड़ी तो मैं इन्हेल तो कतई नहीं कर सकता मैं, ऐसे ही धुआँ बाहर निकाल रहा था। तो मैं जाके वहाँ वो ड्रग एडिक्ट्स बैठे रहते थे यहाँ बॉम्बे सेंट्रल में और जी। ग्रांट रोड पे, तो उनके बीच में जाके सिर्फ मैं उनको ऑब्ज़र्व करता रहता था। ओके। तो ये जो ऑब्ज़र्व करके और दूसरे की रूह को अपने में तारी कर लेना, ये थिएटर नहीं सिखा, ये थिएटर ही सिखा सकता है ऐसी चीज़ें। और फिर जी। योग और ये सब ये कि आदमी की शक्ल पे क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या उसने कितनी पी रखी है, कितनी नहीं पी रखी है और उससे उसके जो हाव-भाव हैं, ये सारे ऑब्ज़र्व करके ही मैं अंदर बिठा लेता हूँ। तो ये बहुत पहले से पारसी थिएटर से ये आदत पड़ी हुई है ऑब्ज़र्व करने की। तो उससे ओके। मुझे सलीका मिल जाता है कि कैसे कैरेक्टर में जाया जाए या कैरेक्टर को अपनाया जाए। हुँ, 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 हुँ। जी। ओके। तो आप एक बात बताइए, अब आपके पास थिएटर भी है, फ़िल्में भी हैं और हुँ, ओटीटी भी है। तो हुँ। आप इन तीनों के अंदर एक फ़र्क बताइए और तीनों में क्या आपकी प्रेफ़रेंस है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप हमारे मैं ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँगा थिएटर को, को? अच्छा। क्योंकि थिएटर में जो सैटिस्फैक्शन मिलता है बाकी जगहों पे नहीं मिलता। हुँ, हुँ। अब उसकी वजह ये है कि मैंने जितने भी चाहे टीवी हो, चाहे फ़िल्म हो, चाहे ये जो थिएटर से अलग जो काम किए,
उनमें कभी मैं पूरी तरीके से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हमेशा जब भी अपना काम देखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ कमी नजर आती ही रहती है। थिएटर में शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि थिएटर में हम पहले स्क्रिप्ट हाथ लगती है, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसकी रिहर्सल करते हैं, फिर शोज होते हैं, पहला शो होता है, फिर शो दर शोज होते चले जाते हैं, तो इम्प्रूव करने के बड़े चांसेस होते हैं। फिल्मों में और हाँ, फिल्मों में इसमें बिल्कुल नहीं। एक बार आप छप गए, फिर हम बस छाती पीटते रहते, हाय इससे बेहतर कर सकते थे अगर जरा और भी टाइम मिला होता तो। और आपको तो ठप्पा लग गया, आपके ऊपर तो ठप्पा लग गया कॉमेडियन का फिल्मों के हिसाब से। नहीं और ये 1990 में भी आपने कहा था कि मैं कॉमेडियन की छाप से परेशान हूँ, याद होगा अगर आपको, है ना? नहीं, क्या है कि वो मुंगेरी लाल ने कर दिया तो लोगों को लगा कि बस ये यही कर सकता है। हाँ, और हाँ। ये फिल्मों में होता भी है कि आपने एक तरह का रोल कर लिया तो आप पकड़ के वही करवाना शुरू कर देते हैं। इसका ये तारतम्य कैसे बिठाते हो? एक दम से तो होता नहीं है पूरा का पूरा मूवी या पूरा जो सीन है। तो मान लो एक टुकड़ा आज हुआ, फिर एक हफ्ते बाद हुआ, एक हफ्ते में बीच में जीवन में बहुत कुछ हो गया, तो कैसे एक दूसरे से जोड़ पाते हो भावना के स्तर पे? एक्चुअली क्या होता है कि मुझे जो मैं होमवर्क बहुत करता हूँ अपने पूरे में, कि ये नहीं कि सीधा वहीं जाके पहुंचे और वहां आपको सीन मिल गया और वहीं पढ़ कर वहीं कर दिया, वो नहीं, मैं कभी नहीं करता, आज तक मैंने नहीं किया जी। अगर ऐसा काम मिले तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो मैं तो स्क्रिप्ट ले लेता हूँ पूरी। अगर आप स्क्रिप्ट नहीं दे सकते तो मैं मना कर देता हूँ, भैया मुझे नहीं करना, मुझे पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने दीजिए कि मैं अपना कैरेक्टर तो पढ़ूंगा, और जिनके साथ मुझे काम करना है, जिन कैरेक्टरों के साथ मुझे काम करना है, तो उनको भी जानना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। तो ये थिएटर से आदत बनी हुई है मेरी, और इस वजह से मैं उस तरफ नहीं गया कि चलो हीरो बन गए, कॉलर खड़ा कर लिया और बस अब आ जाइए।